हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आप सभी को पता ही है जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड लगातार वीडियोस दे रहे हैं और हमने आप सभी से वादा भी किया था कि हम जल्द ही आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो उसी का हमारा फर्स्ट वीडियो आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। क्लियर है? आप सभी को बताइए, आपका जो पेपर आता है ये 120 नंबर का आता है। टोटल 120 क्वेश्चंस रहता है, 120 नंबर का आपका पेपर रहता है। टोटल जो टाइम है आपको 90 मिनट्स में दिया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट के फॉर्मेट में। अगर आपने यहां पर अच्छा स्कोर कर लिया है तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जो है आरपीएफ कांस्टेबल की जो एग्जाम है बड़ी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और यहाँ पर जो 50 क्वेश्चंस लिए गए इसमें से मैक्सिमम आप 30 क्वेश्चंस जो है बिल्कुल करेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आप 30 करेक्ट कर पाते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आप काफ़ी अच्छी दिशा में हैं और आप मेहनत करते रहेगा। जब तक एग्ज़ाम आती है तब तक आप यानी कि सिलेक्शन के बहुत करीब पहुँच जाएंगे या सिलेक्शन को पार कर जाएंगे। क्लियर है? तो इसी कड़ी में हमारी लगातार ये सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे और इसका हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहेगा सामान्य अध्ययन का। बाकी सब्जेक्ट की अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। गाइस, कुछ दिशा निर्देश है आप सभी के लिए। आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। इसके अलावा सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हल करना है। पेपर को हल करने के बाद में अपना जो स्कोर है, कितना स्कोर आपने किया है, वो आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। तो ये कुछ दिशा निर्देश है। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आपका सीधे हमारे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इनके बारे में पता चल पाए। तो गाइज, हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। धुआंधार क्वेश्चंस ये हैं। आपकी एग्जाम में 110% क्वेश्चंस बनेंगे क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हम सेलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारी ये एग्जाम में मल्टीपल एग्जाम में पूछे जा चुका क्वेश्चन है। कोणार्क मंदिर का जो निर्माण किया गया था ये किया गया था किसके शासनकाल में? नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम आपका यहां से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये तो आपको बताइए कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था, ये तो पता चल चुका है। अब ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मंदिर है कहाँ पर है। क्लियर है? तो ये मंदिर जो है कोणार्क उड़ीसा में है। उड़ीसा उड़ीसा राज्य में ये कोणार्क मंदिर। और ये किसको समर्पित है? तो भगवान सूर्य देव को ये समर्पित मंदिर है। पुरी से करीबन 35 किलोमीटर पूर्व में ये देखने को मिलता है। क्लियर है? गांग राजवंश था, इसके राजा थे नरसिंहदेव प्रथम। इनके द्वारा लगभग ये 1250 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था इस मंदिर का। तो ये आप याद रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर इसको कहा जाता है जो कि कोणार्क मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और जो मंदिर परिसर है गाइस, इसमें विशाल पहाड़ियां हैं और घोड़ों के साथ साथ 100 फुट ऊंचा जो रथ है ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि मुख्य रूप से जो खंडर है इसमें आपको देखने को मिलता है। और 1984 में 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित किया जा चुका है, तो याद रखिएगा। और ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसे एक और नाम से जाना जाता है ब्लैक पेगोडा। ब्लैक पेगोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये आप स्पेशली याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और एक और यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में 12 जोड़े जो रथ है 7 घोड़े द्वारा खींचा गया 12 वो रथ वाली जो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फैक्ट बनता है कुछ इस तरीके से है कि 13वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था ये कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो सूर्य भगवान के विशाल रथ के रूप में इसकी परिकल्पना की जाती है, यह इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें सूर्य भगवान का जो विशाल रथ है इसमें 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए 12 जोड़े उत्कृष्ट अलंकृत पहिए यहाँ पर है, यानी कि 12 जोड़े पहिए यहाँ पर है और कितने 7 घोड़े इसको खींचते हैं। इस तरीके से ये यहाँ पर जो है देखने को आपको मिलता है, तो याद रखिएगा। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से 110% आपकी कोई सी भी एग्जाम होती है क्वेश्चन आपका बनता है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? अब द्वितीय अशोक के नाम से समुद्रगुप्त, फिरोज शाह तुगलक, कनिष्क और स्कंदगुप्त। आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर मिले हैं। आपका करेक्ट आंसर जो है कनिष्क रहेगा, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। कनिष्क जो है इन्हें द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है और इन्होंने जो है 78 ईस्वी में शक युग की शुरुआत की थी। कुषाणों ने प्रसिद्ध रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था। इसके अलावा
इनके शासनकाल के दौरान ही बौद्ध जो चौथी बौद्ध संगीति थी इसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो याद रखिएगा, चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था। कुषाणों ने जो है प्रसिद्ध रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था। ये पॉइंट आपको विशेष करके ध्यान रखना है। क्लियर है? और ये जो कुंडल वन है जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, इनके वंशनों जो थे, इनके वंशज थे, इन्होंने देवपुत्र कहा जिसका अर्थ देवताओं का पुत्र होता है। तो इन्होंने ऐसी भी यहाँ पर जो है ये चीज़ें यहाँ पर चलती आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चार्टर्ड एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा यहाँ से हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1813। आपका यहाँ से जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्लियर है? जो चार्टर्ड एक्ट था 1813, इसके तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी। तो ये आप विशेष करके याद रखिएगा। अब यहाँ पर चार्टर्ड अधिनियम 1813 के बारे में बात करें तो भारत के साथ व्यापार के संदर्भ में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत कंपनी को 20 और वर्षों के लिए चाय और चीन व्यापार के संदर्भ में एकाधिकार जो था ये प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। और इस अधिनियम ने स्थानीय जो सरकार थी उनको कर लगाने और संचित करने का अधिकार दिया। साथ ही साथ इस अधिनियम ने के माध्यम से ईसाई जो मिशनरी है इनको भारत में प्रवेश करने और ईसाई धर्म का जो प्रचार है ये करने की अनुमति दी गई थी। तो ये जो है इसी के ऊपर ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है, जो कि आप ध्यान रखिएगा। ये जो 4-5 चीज़ें हमने बताई है ये चार्टर्ड एक्ट 1813 के अंतर्गत आती है। तो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कोई से भी पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाए। अगला क्वेश्चन है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की जो नियुक्ति करता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CGA है ना, केग CAG होता है ये केग, ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। तो केग होता है CAG। तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। केग जो कि महालेखा परीक्षक होते हैं, ये भारत के कंट्रोलर जनरल ऑडिटर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट एक जारी करते हैं, उसके तहत केग जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। केग क्या है? तो केग को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधार से जो है पद से हटाया जा सकता है। केग होता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में आप जरूर से। हिंदी में कहे तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये क्या है? तो ये एक स्वतंत्र संस्था के रूप में ये काम करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। केग के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। केग जो है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का मुखिया होता है। तो ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में अगर अपन बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि 8 अगस्त 2020 से जो है इन्होंने पदभार संभाला है। और भारत के 14वें नंबर के जो केग है ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं कौन निर्धारित करता है? क्लियर है? मनी बिल की यहाँ पर बात की जा रही है, हिंदी में इसका अर्थ हम बता दें, कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं। यहाँ पर बेसिकली यही बात की जा रही है कि कोई भी जो विधेयक है ये धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन निर्धारित करता है, ऐसा आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। और ये भी आपके एग्जाम में कई मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बन चुका है। आप भी अटेम्प्ट करते चलिएगा क्वेश्चंस का राइट आंसर क्लिक करते, साथ साथ आप नोट डाउन भी करते चलिएगा कि कौन सा क्वेश्चंस का आंसर क्या आपने लिखा है। अंत में मिलान आप करके पूरा स्कोर कितना हुआ है आपका 50 में से, वो आप जरूर से बताइएगा ताकि आपको भी आइडिया लगे उससे और हमें भी पता चल पाए कि कितनी और अधिक आपको तैयारी करवानी, किस टाइप के क्वेश्चन आपको कवर ज़्यादा हमको करवाना है। तो यहां से लोकसभा अध्यक्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। एक धन विधेयक जो होता है ये आमतौर पर कर, उधार और धनव्यय, लेख परीक्षा और लेख समेकित आकस्मिक निधि, ये जो निधियां होती हैं इनसे संबंधित मुद्दों से संबंधित ये होता है। क्लियर है? तो ये होता है एक आम धन विधेयक। और धन विधेयक जो है केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कौन पेश कर सकता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है ये पेश कर सकते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्लियर है? और अनुच्छेद आपको कौन सा लगाना है, यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आता है इसमें? तो आर्टिकल 1110 आता है, 110 या 110।
110(3) इसमें ये बेसिकली धन विधेयक के बारे में कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है? वैश्विक तापन के लिए जो जिम्मेदार गैस नहीं है इसमें आर्गन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्गन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार है, क्लियर है, अधिक जिम्मेदार है। और वायुमंडल में सांद्रता, उष्मा उत्सर्जन और गैस का जीवनकाल विभिन्न कारक ग्लोबल जो वार्मिंग है आप सभी को बताइए इसमें योगदान को तय करता है। ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो CO2 में उच्चतम सांद्रता देखने को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसमें उच्चतम अवशोषण की क्षमता भी होती है। ग्लोबल वार्मिंग जो है इसमें योगदान देने वाली गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। अब ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई CO2, मीथेन हो गई CH4 और CO2, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई जिसको हम बोलते हैं N2O। तो ये जो गैसें है ये ग्रीन हाउस प्रभाव है या ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म हुआ था, तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था शिवनेर दुर्ग में। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। शिवनेर दुर्ग आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। 1630 से 1680, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इनका जन्म हुआ 1630 में, कहां पर? शिवनेर किले में। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था, ध्यान रखिएगा। मराठा साम्राज्य की जो स्थापना की थी शिवाजी महाराज ने की थी, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674, ध्यान रखिएगा 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी शिवाजी महाराज ने। इसके अलावा चौथ और सरदेशमुखी मराठों द्वारा अपने पड़ोसी देशों में एकत्र किए गए कर थे, क्या थे? चौथ एक कर था ये चौथ, इसके अलावा एक था सरदेशमुखी। तो ये जो है मराठों द्वारा अपने पड़ोसी जो देश थे इससे एकत्र किया गया कर था। छत्रपति जो शीर्षक है ये शिवाजी महाराज द्वारा इनका राज्याभिषेक जो हुआ था उस पर बनाया गया था, जिसका अर्थ होता है केवल राजा या महाराजा शब्द का उपयोग की तुलना में जिसका अर्थ सिर्फ एक राजा होता था, एक रक्षक होता था छत्रपति, क्लियर है। तो याद रखिएगा इस तरह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ था 1630 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि किस तारीख को हुआ था तो 19 फरवरी को हुआ था, ध्यान रखिएगा 19 फरवरी 1630 को शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। और ये आपको जितनी भी डिटेल हम बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछी भी जा रही है और पूछी भी जा चुकी है, तो आप इसी फॉर्मेट में आप याद करते चलिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था, आपको बताना है। करेक्ट आंसर आर्यभट्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। आर्यभट्ट गुप्त काल के गणितज्ञ और खगोलविद थे, ध्यान रखिएगा। और गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी जो सिद्धांत है ये दिया, ये तो आपको पता होगा। और शून्य का जो आविष्कार किया था, जीरो का आविष्कार शून्य का, ये इन्होंने ही किया था आर्यभट्ट ने। याद रखिएगा पृथ्वी अपनी जो धुरी पर घूमती है इसकी खोज भी कितने की थी, तो इसकी खोज भी आर्यभट्ट ने की थी। और सूर्य के चारों ओर घूमती है इसकी खोज भी आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां, अब आपको यहां से क्लिक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सटीक रहेगा। आपका यहां से करेक्ट आंसर आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, उसको विक्रेता बाजार हम यहां से बोल सकते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया? तो ये जो कहा गया ये हैंसांग को कहा गया। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हैंसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये नर्मदा नदी के किनारे इन्होंने किया था। नर्मदा नदी आपका यहां से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? इनका नाम आपको क्लिक करना है, जल्दी से क्लिक करिएगा आप सभी लोग। आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक रहेगा। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? तो ये जो लेगून होता है इसको बोट चैनल हम बोल सकते हैं। बोट चैनल यानी कि सी ऑप्शन के 60 में बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति
ग्रेट बैरियर रीफ। अगर क्वेश्चन बने कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है तो आसानी से क्लिक कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहां से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये देखने को मिलती है ग्रेट बैरियर रीफ। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, यूटोपिया किसकी रचना है? तो यूटोपिया जो है यह है टॉमस मुनरो की। टॉमस मुर आपका यहां से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार का नाम आपको बताना है कौन है। तो मृगनयनी के उपन्यासकार है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में है शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है ये वृषण में होता है। वृषण में सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप सभी लोग। और जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट में कमेंट करके चलते रहेगा, कमेंट करते रहेगा कौन सा राइट आंसर है, और अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करते चलिएगा कि कौन सा आपने सही जवाब दिया है, कौन सा आपका गलत हुआ है, ताकि आपको भी स्कोर वीडियो के लास्ट में पता चल पाए। क्लियर है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डेस की जाती है। तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या की जाती है? बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को यह मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियादी ज्वार किस कारण होता है? तो ये जो मियादी ज्वार होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया इसका मुख्य कारण। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो मणिपुर आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक जवाब चला जाएगा। बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? तो मुक्केबाजी की स्पर्धा में जो 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, कितने 3-3 मिनट के होते हैं 3 राउंड। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? आइस हॉकी का जो खेल परिसर है इसको रिंक हम बोल सकते हैं। रिंक आपका बी ऑप्शन रिंक बिल्कुल सटीक रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? प्रोटेस्टेंट आंदोलन की जो शुरुआत की थी ये मार्टिन लूथर के द्वारा की गई। मार्टिन लूथर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो था इंडिपेंडेंस लीग, आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस डी ऑप्शन के साथ में बिल्कुल सटीक आंसर आपका जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस बता रहे हैं इनको आप अच्छे से करते चलिएगा। एक भी क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए कोई फ्री फोकट नहीं लिया गया। सारे जो क्वेश्चंस है बिल्कुल सेलेक्टेड है। इस पर हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना लगाया है, टाइम दिया है इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमने जितनी मेहनत की इनको सेलेक्ट करके आपके लिए वीडियोज़ बनाने के आपको देने की यहाँ पर, तो आप सभी इनको ज़रूर से एग्ज़ाम से पहले पढ़िएगा, सारा याद करिएगा और आप ज़रूर से इनका बेनिफिट लीजिएगा। क्लियर है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं, कोई भी 1 रुपया आपसे यहाँ पर हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन है? प्रकृति में सबसे मीठी जो शर्करा है ये फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक था इसका नाम हेमू है। हेमू ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही चला जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? तो ये कहा था राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सटीक रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है शिरीन इबादी। शिरीन इबादी इनका नाम है और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार ध्यान रखिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार जो समारोह आयोजित किया जाता है ये किया जाता है ओस्लो में। ओस्लो। अब जो ओस्लो क्या है तो नॉर्वे के देश जो है इसकी राजधानी है ओस्लो, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर गाइस 10 दिसंबर को हर साल 10 दिसंबर को ये जो पुरस्कार है दिया जाता है। ओस्लो जो है ये कहाँ पर आता है? तो ये यूरोप महाद्वीप में आता है। नॉर्वे जो है यहाँ की राजधानी है ओस्लो। तो ध्यान रखिएगा शांति का नोबेल पुरस्कार यहीं पर दिया जाता है।
फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? तो फलों में इनमें से जो विटामिन नहीं पाया जाता है ये विटामिन डी है। विटामिन जो डी मिलता है ये धूप से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से। तो ये जो है विटामिन जो है फलों से नहीं मिलता है। क्लियर है? बाकी विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के, तो ये जो है ये फलों से मिलते हैं। विटामिन डी फल से नहीं मिलता है, ये धूप से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा प्राचीनतम स्थान है? शिक्षा का प्राचीनतम जो स्थान है, इनमें से आप 4 ऑप्शंस मिले हैं। आपका तक्षशिला जो है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये प्राचीनतम है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत की जो मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान हुआ था 1964 में, 1964। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है? क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का जो मान है ये हो जाएगा 0। 0 आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया? युद्ध के रोमन देवता के नाम पर जिस महीने का नाम रखा गया ये मार्च महीना है। मार्च महीना, सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि एयरफोर्स 1 क्या है? तो एयरफोर्स जो 1 है ये एक अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है एयरफोर्स 1। आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धों का वहां धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध ने के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है उसको क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? इसको बोला जाता है जातक। जातक कथाएं या जातक इसको बोला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाने वाला जो ऊतक है इसका नाम स्क्लेरेनेम काइमा है। स्क्लेरेनेम काइमा। तो याद रखिएगा, आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष बेसिकली होते हैं। 2 कक्ष, 2 कक्ष फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश प्राय होता है। आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश जो होता है ये क्या होता है? तो आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश जो होता है ये द्विगुणित होता है। द्विगुणित आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ध्वनि उच्चतम वेग आपको बताना है, ध्वनि उच्चतम वेग। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है ध्वनि। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक रहेगा। भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। तो भारत में गन्ने की जो खेती है ये किसका उदाहरण है? तो रोपण कृषि का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सटीक रहेगा। ध्यान रखिएगा, भारत में गन्ने की खेती एक उच्चतम उदाहरण है रोपण कृषि का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। अब ये किस लिए इन्होंने किया था? तो ये इन्होंने किया था रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। आपका यहां से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 20 सितंबर की बात है 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है इसका दूसरा नाम है ध्रुवीय जलवायु। तो ध्रुवीय जलवायु आपका डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है? तो यह आर्टिकल 17 है। अनुच्छेद 17 ये अस्पष्टता का निषेध करता है या विरोध करता है या अंत करता है या उन्मूलन करता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, माफ कीजिएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? प्रधानमंत्री जनधन योजना में रुपे डेबिट कार्ड का यूज होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रास द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप इसका नाम रखा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देश का 25वां हाईकोर्ट आपको बताना है कौन सा है? तेलंगाना हाईकोर्ट जो है ये देश का 25वां हाईकोर्ट है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। गाइस देखिए, यहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए कवर करवा दिए हैं। अब आपने इन 50 क्वेश्चंस में से कितना अटेम्प्ट किया है आप जरूर से कमेंट में कमेंट करिएगा। पहले तो आप सभी कमेंट में कमेंट करिएगा कितना स्कोर किया है आपने। और हम आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी लेकर आए। क्वेश्चन ऑफ द डे का फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट में कमेंट करिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। इन 50 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन है ये आपका, जिसका ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। डिटेल भी इसके ऊपर हम काफी बता चुके हैं। तो आप जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका राइट आंसर
क्या रहेगा, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि आपकी जो कैचिंग पावर कितनी है, कितने टाइम तक आप क्वेश्चंस को याद रख पाते हैं, कितने टाइम तक नहीं रख पाते, ताकि हमें भी पता चले कि कितने टाइम तक आप क्वेश्चंस को याद रख पाते हैं, आपको याद है या नहीं भी। कमेंट में जरूर से कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें भी पता चल पाए कि आपको एक्चुअली में याद है या नहीं है। क्लियर है? तो गाइस जैसा कि हमने बताया 50 क्वेश्चंस में से कितना आपने अटेम्प्ट किया है, जरूर से हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। शेयर करने से क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही भी अपडेट करते हैं, और जो भी कोई नया अपडेट होता है, कोई नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, एग्जाम एडमिट कार्ड वगैरह, एग्जाम डेट वगैरह, तो सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं। तो आप जरूर से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।